जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने फिर से क्लास में लेके आया हूँ। क्लास लगभग 2 महीनों के बाद ये स्टार्ट हुआ है। उसका कुछ रीजन था, उस रीजन की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब ये क्लास स्टार्ट हो चुका है। आपका प्यार और आपने मुझे जो प्यार दिया है उसकी मैं जितना खुश हूँ उसको मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ, और मुझे आपकी और प्यार की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप मुझे अपना प्यार देंगे। तो आपके डिमांड की वजह से आप लोगों ने बार बार कहा था कि सर फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, फिजिक्स स्टार्ट कीजिए। तो आपके डिमांड की वजह से मैं वो लेसन लेके आया हूँ जिसका डिमांड आप लोग बहुत पहले से कर रहे थे। आपका डिमांड था कि सर विद्युत शुरू किया जाए, क्योंकि विद्युत इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं विद्युत के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें विद्युत के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलेगी। आज हम लोग का ये बेसिक टॉपिक है और ये समझिए कि इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जमाने में विद्युत लोगों का एक दिनचर्या बन गया है, उसके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं। आज देख सकते हो कि विद्युत की वजह से जितने भी सामान है, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसके बिना शायद हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो विद्युत आखिर ये उत्पन्न होता कैसे है, किस तरह से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाता है, विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसका उपयोग किया जाता है, और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, कैसे बन गया है, उन सारे चीजों के बारे में इसमें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में समझिए कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा कहता है कि विद्युत आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी एकांक समय में जो आवेश का प्रवाह होता है, एकांक समय में जितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसको विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आवेश होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन आवेश होता क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, तो देखो कि जब हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये 2 मार्कर है, ठीक है, 2 मार्कर है। अगर हम इसको आपस में रगड़ते हैं तो मार्कर को रगड़ने से ये दोनों आवेशित होते हैं। अब ये आपको ये नहीं पता है कि इसमें कौन सा आवेश है, इसमें कौन सा आवेश है, लेकिन ये दोनों आवेशित होते हैं। आवेशित होने के बाद से इसमें या इसमें किसी चीज को अपनी ओर खींचने की एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, किसी चीज को अपनी ओर खींचने की ताकत आ जाती है। जैसे आपने पिछले क्लास में, क्लास 7th में, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम कंघी को अपने सूखे बालों में लगाते हैं, सूखे बालों को झाड़ते हैं, तो कंघी आवेशित हो जाता है। आवेशित होने की वजह से वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आवेश आने की वजह से उसमें एक चुंबकीय शक्ति, कह सकते हैं कि चुंबकीय शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से वो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आवेश आप समझ गए कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। 2 चीजों को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो है, ये विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है। विद्युत बल आरोपित करता है या विद्युत आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। विद्युत आवेश क्या होता है, तो जो विद्युत आवेश होता है प्रत्येक वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, ये भी तो 2 वस्तु है, ये क्या है, 2 वस्तु है। तो आवेश क्या होता है, वो इसका एक आंतरिक गुण होता है। इसको वस्तु समझ सकते हो तो समझ लो कि आवेश इसका एक आंतरिक गुण होता है, और जब आवेश आ जाता है तो वह विद्युत बल आरोपित करता है, क्योंकि विद्युत बल किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है।
विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है, उसमें आरोपित करने की क्षमता भी होती है। अब ये जो विद्युत आवेश होता है वो विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब ये धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न कैसे होता है आपको मैं बता दूं कि दुनिया का हर एक चीज, दुनिया का हर एक वस्तु परमाणु से मिलकर बना हुआ है और परमाणु का जो मुख्य रूप से तीन अपरमाणु के कण होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो जब हम दो वस्तु को रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने से, मान लो कि ये दो वस्तु है तो इसको हम आपस में रगड़ते हैं, तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आता है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या बढ़ती है? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। जब इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो यह धन आवेशित हो जाता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो यह ऋण आवेशित हो जाता है। अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या होता है? वो वस्तु धन आवेशित और ऋण आवेशित होती है। अब जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा वह ऋण आवेशित हो जाएगा और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगा वह धन आवेशित हो जाएगा। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब विद्युत आवेश के गुण के बारे में समझते हैं। तो देखो विद्युत आवेश हम इसको बोल सकते हैं कि प्लस, हम इसको प्लस बोल सकते हैं या हम यहाँ पे माइनस बोल सकते हैं। तो विद्युत आवेश के गुणों में हम लोग देखेंगे कि जो विद्युत आवेश होता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारा है प्लस और ये प्लस, तो प्लस और प्लस को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे तो ये एक दूसरे से अलग हटेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। अगर हम माइनस और माइनस को करते हैं तो ये भी क्या होंगे? एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये गुण होता है आवेशों का। विद्युत आवेश का गुण होता है कि समान आवेश जो होगा वो एक दूसरे से दूर हटेगा। जैसे आप चुंबक देखे होंगे, चुंबक, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो अगर हम चुंबक को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद फिर से उसमें दो ध्रुव बनता है। जैसे ये हो गया, हम चुंबक को इसमें तोड़ दिए तो इसमें दो ध्रुव बनेगा, फिर इसमें दो ध्रुव बनेगा। मान लो कि इधर वाला जो है उत्तरी ध्रुव है और इधर वाला भी उत्तरी ध्रुव है और दोनों को आपस में एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये सटेगा नहीं, एक दूसरे से ऐसे दूर हटेगा। क्यों दूर हटेगा? क्योंकि इसमें भी उत्तरी ध्रुव है और इसमें उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे पलट दें तो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि जब समान आवेश होते हैं तो समान आवेश एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि प्लस और प्लस को पास में लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे से अलग होगा और माइनस को एक दूसरे के पास में लेंगे तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे से अलग होगा। तो आप समझ गए विद्युत आवेशों का पहला गुण क्या है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। दूसरा गुण क्या होता है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। जो असमान आवेश होता है वो एक दूसरे को आकर्षित। अब असमान आवेश बोले तो प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, एक दूसरे को खींच लेता है, या माइनस प्लस, तो क्या एक दूसरे को ये आकर्षित कर देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए आवेश के बारे में ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना कंसेप्ट दिया था। जैसे लोग कहते हैं, ऐसे माना नहीं जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी, तो उसने पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ा रहा था उसके हाथ में ये जो रिंग होता है, तो रिंग को उस रिंग से पतंग के धागे को बांधा हुआ था। तो जब पतंग काफी ऊपर तक उड़ गया तो अचानक वो किसी
आवेश के संपर्क में आया तो वही आवेश उस पतंग के धागे से होते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन के अंगूठी में लगा और उसे एक झटका महसूस हुई। अब उसके बारे में वो सोचने लगा कि आखिर हमको झटका महसूस क्यों हुई। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयोग दिया, अपना अपना सिद्धांत दिया और आवेश की खोज हुई। कूलम्ब नामक एक वैज्ञानिक था, वो दो आवेशों के बीच कुछ संबंध को स्थापित किया, कुछ संबंध बताया। वो क्या बताया? तो कूलम्ब ने कहा कि आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण, मैं आपको ऐसे बता दूं कि आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलम्ब ने जो नियम दिया उसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। यानी कूलम्ब ने आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण के बीच जो संबंध स्थापित किया, जो संबंध बताया, उस संबंध को बोलते हैं कूलम्ब का नियम। क्या बोलते हैं? कूलम्ब का नियम बोलते हैं। कूलम्ब का नियम जो है उनके अनुसार दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया था कूलम्ब ने? कूलम्ब ने बताया कि जब अगर हम दो आवेश लेते हैं तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे दो आवेश है, यहाँ पे हम Q1 आवेश मान लेते हैं और यहाँ पे Q2 आवेश मान लेते हैं और इसके बीच की दूरी हम R मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की दूरी क्या मानते हैं? R मानते हैं। तो वो बताया था कि ये Q1 आवेश और Q2 आवेश, इन दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होता है? परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? इनके बीच जो बल लगता है वो। तो अब हम कूलम्ब के नियम को सिद्ध करें तो यहाँ पे मान सकते हैं कि माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। कौन कौन आवेश? Q1 और Q2 दो आवेश है और एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है? R। जैसे यहाँ पे Q1 और Q2 दो आवेश है और एक दूसरे से ये R दूरी पर स्थित है। कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब का नियम क्या है मैंने आपको अभी बता दिया था बहुत अच्छे से कि कूलम्ब का नियम कह रहा है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती। तो परिमाण मतलब Q1 और Q2 में हम गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? इस बल का सीधा समानुपाती होगा और इसका जो दूरी होगा उन दोनों बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अगर इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम समीकरण 2 मानते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? F समानुपाती A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहां से हम प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटाएंगे तो यहां पर हम दे देंगे K। अब जहां K क्या है? जहां K एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक यानी एक कांस्टेंट है। हाँ, और ये हमारा जो मिलता है ये होता है कूलम्ब के नियम से प्राप्त व्यंजक। एग्जाम ये पूछता है 2 से 3 नंबर का ये आता है एग्जाम में, इसलिए बाबू आप इसको खूब बढ़िया से तैयारी कर लेना, इसको खूब बढ़िया से रट लेना, चाहे रट लो जैसे भी हो, आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आना है। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करोगे बाबू, एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं है, अब आपका एग्जाम मात्र तीन माह देख लो, अक्टूबर तो ये समझ लो अक्टूबर समाप्त हो गया, आपके पास है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी आपके पास 3 महीना 90 दिन है और 90 दिन में आपको एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, एक बार पूरे सिलेबस को रिवीजन कर लेना है। अब सोने का समय खत्म, अब आप जाग जाओ, अब आपको जागना है, अब आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जितना आप अपना समय खेलों में बिता दिए वो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। जैसे कहा कि आवेश को Q से सूचित किया जाता है, जो आवेश होते हैं उसको कैसे सूचित किया जाता है? Q से सूचित किया जाता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है,
आवेश कैसे मात्रा क्या होता है, कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना कूलम्ब आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब ये जो आवेश की उत्पत्ति होती है, आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से ही आवेश की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक इससे चाहे इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और बाहर निकल के दूसरे वस्तु में जाता है। जब दूसरे वस्तु में जाता है तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी और यह धन आवेशित हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो यह ऋण आवेशित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो आप पूरा जो लेक्चर है, पूरा लेक्चर आप समझ गए होंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको अगले क्लास में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत धारा के बारे में, विद्युत विभव के बारे में, विभवांतर क्या होता है, कूलम्ब का नियम क्या होता है। एक दो क्लास लेंगे, उसके बाद से इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी हर एक तरह से तैयारी करेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ना है बाबू, एक पॉइंट में नहीं छोड़ना है। अगर आप अपनी तैयारी बढ़िया से करते हो तो समझ लो कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, अभी से आपको लग जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में इसे शेयर करें। जय हिंद।